हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम देखेंगे कि डीएनए और आरएनए विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे ये कहता है अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम देखते हैं। देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट, द एबिलिटी टू जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो डीएनए या आरएनए, उसके अंदर अपने रेप्लिका बनाने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? ये प्रॉपर्टी डीएनए के अंदर होती है। दूसरा, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एज वेल एज द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड हमारा है प्रोवाइड द म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एवोल्यूशन, मीन्स slow mutations are desirable, means slow mutations are desirable. So a genetic material should be able to undergo the slow mutations, and slow mutations are always desirable for the process of evolution, for the process of evolution. Third property. Fourth property यदि हम देखें, it should be able to express, it should be able to express as Mendelian character, वो हमारा मेंडेलियन कैरेक्टर को फॉलो करे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एज द मेंडेलियन कैरेक्टर। ओके, यहाँ पे हमने 4 फीचर देखे जो कि एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के अंदर होने चाहिए। और यहाँ पे हम देखें तो हमने कहा कि डीएनए, ये वाला जो पार्ट हमारा किसका है, दैट इज डीएनए, और ये वाला पार्ट हमारा है आरएनए। ओके, आरएनए। तो हम देख रहे हैं कि आरएनए के अंदर स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी क्यों होती है? स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यदि स्टेबिलिटी हम देखें ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, और रिएक्टिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए हम बोलते हैं डीएनए इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो रीज़न फॉर स्टेबिलिटी हम देखें, नंबर वन फीचर हमारा है, यदि आप देखिएगा नंबर 1 फीचर हमारा है। नंबर 1 फीचर क्यों है हमारा? आप यदि ध्यान देंगे तो नंबर 1 फीचर क्यों है? बिकॉज इट इज डबल स्ट्रैंडेड, प्रेजेंस ऑफ थायमीन, ओके, एंड दैट इज एब्सेंस ऑफ सेकेंड प्राइम OH इन शुगर। तो यहाँ पे चूंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है इसके अंदर जो है, तो सेकेंड कार्बन पे OH जो है वो एब्सेंट होती है इन केस ऑफ डीएनए। 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। आरएनए के अंदर रिवर्स कंडीशन है। यदि आरएनए में आप देखेंगे तो आरएनए के अंदर आपको दिखेगा, आरएनए के अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी जबकि रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है? तो रीजन्स फॉर म्यूटेबिलिटी मीन्स हाई रिएक्टिविटी। तो आरएनए के अंदर आप देखिएगा नंबर 1, एक तो सबसे पहले हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा, ऑन प्लेस ऑफ थायमीन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल प्रेजेंट है। तीसरा यदि हम देखेंगे तो तीसरा हमारा है प्रेजेंस ऑफ सेकेंड OH इन शुगर, यानी कि यहाँ पे जो शुगर होगी वो राइबोज शुगर होगी। 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी लेस है और रिएक्टिविटी हमारी कैसी है, ज़्यादा है। तो हम यह कह सकते हैं डीएनए इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए। सो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, हमारी जो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल थी दैट हैज़ बीन कंफर्म दैट डीएनए वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ इसने लिखा है आरएनए इज अनस्टेबल। हमें ये ऊपर वाले पॉइंट से क्लियर हो गया, इन पॉइंट से हमें क्लियर हो गया कि आरएनए हमारा क्या है, आरएनए इज अनस्टेबल। आरएनए हमारा कैसा होता है, आरएनए इज अनस्टेबल, आरएनए हमारा इनस्टेबल होता है। आप देखिएगा कुछ हमारे वायरसेस होते हैं जो आरएनए वायरसेस होते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेजेस बहुत सारे हैं, जैसे टीएमबी टोबैकोमोजिक वायरस के अंदर भी हमारा आरएनए। दीज आर म्यूटेंट एंड इवॉल्व फास्टर। ये हमारे म्यूटेटेड होते हैं, म्यूटेट होंगे और इवॉल्व जो है वो फास्टर करेंगे। अब आपने देखा डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। डीएनए स्ट्रैंड्स क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यदि हम बात करें तो आप देखिएगा वाई द डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग है यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में थाइमीन होगा और दे आर एडेड बाय द डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि एक तरफ ग्वानिन होगा तो इसके साथ जुड़ा होगा साइटोसिन बाय द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ओके, इसने ये कहा, आगे आप देखिए, ऑन हीटिंग दे सेपरेट। यदि हम डीएनए को हीट कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब ये कहता है इन अप्रोप्रिएट कंडीशन दे कम टुगेदर। यदि अप्रोप्रिएट कंडीशंस हो तो वापस से
एडेनिन के साथ थाइमिन बाइंड कर जाएगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन बाइंड कर जाएगा। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। आगे ये कहता है, आगे आप यदि देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसने कहा जो हमारा पीछे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, जो हमारी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल थी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया डिड नॉट डिस्ट्रॉय, क्योंकि हीट किल्ड करने के बाद भी उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया था। तो ये पॉइंट ये बताता है, इट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। कहीं ना कहीं ये डीएनए की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। अब इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, यदि आप ध्यान देंगे, ये कहता है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए इज बेटर। यदि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो डीएनए इज बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। But for the transmission of genetic character, for the transmission of genetic information, RNA is better. ये दो पॉइंट आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। These points are very very important. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा, for storing genetic information, DNA is better, and for transmission of genetic character, RNA is better. तो यहाँ पे RNA बेटर हो जाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, बट फॉर द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन DNA इज बेटर। अब ये कहता है RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यस, हमारा RNA क्या बनाता है? प्रोटीन करता है। हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। इजीली एक्सप्रेस कर सकता है किसको? कैरेक्टर्स को। सो आप देखेंगे DNA इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यस, हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा, इसके बाद जो DNA से DNA बनेगा, रेप्लिकेशन DNA से RNA बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन और RNA से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। सो DNA इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, ये सेंट्रल डोग्मा में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाउ दिस हैज बीन कंफर्म्ड दैट DNA इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन द RNA। यहाँ पे इन्होंने बात करी है RNA वर्ड की, और यदि RNA वर्ड के अंदर हम देखें तो RNA वर्ड के अंदर कुछ 4 पॉइंट लिखे हुए, इनको हम देखते हैं। क्या कहता है RNA वर्ड? ये कहता है RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ओके, यानी कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? RNA। एक समय ऐसा भी था जब प्रोटीन को हमने जेनेटिक मटेरियल माना था, बट आफ्टर 1940s जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम हर्शेचेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन क्लियर दैट DNA वर्क्स एज जेनेटिक मटेरियल। अब ये कहता है कि RNA वर्ड के अंदर हम देखें, इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। इसको हम क्या मान रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट। बट RNA वायरसेस में होता है जेनेटिक मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेनिंग के अंदर नहीं होता है। ओके, वहाँ DNA ही हम मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है DNA में और रिएक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से DNA इज ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन RNA कई बार क्या करता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि देखें, RNA हमारा एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है। RNA ऑल्सो वर्क एज ए कैटलिस्ट। जैसे 23S rRNA, 23S rRNA, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? राइबोजाइम। क्या? राइबोजाइम। तो राइबोजाइम हमारा क्या है? राइबोजाइम इज 23S rRNA, और ये हमारा एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। ओके, इसकी वजह से इसको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं मान सकते। बट वायरसेस में RNA होता है, कुछ वायरसेस के अंदर। ये कहता है एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व अराउंड RNA। एंड DNA जो इवॉल्व हुआ है, DNA इवॉल्व फ्रॉम RNA फॉर द स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं RNA हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल था। RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एंड DNA इवॉल्व फ्रॉम द RNA for the stability. So now this has been confirmed, DNA is the more stable, DNA is more stable, so DNA is the genetic material. और RNA की स्टेबिलिटी कम है, इसलिए उसको हम बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं मान सकते। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस हैज बीन ओवर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।